क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें क्या मैन ऑफ मास m है ना, एससीवी का है और चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। और क्वेश्चन नंबर 19, ए मैन ऑफ मास m हैविंग ए बैग m slips from the roof of the tall of building height. When at height h from the ground he noticed that the in the direction opposite calculates the minimum horizontal velocity equal to the back so that the money land in the water to avoid the hard ground. Okay, जैसे अब ये चित्र देखोगे आप, ये इस तरीके से है। मान लिया ये ग्राउंड है ना, तो ये यहाँ पे h ऊंचाई से गिरा, ये बिल्डिंग थी यहाँ पे, और यहाँ पे तो बिल्डिंग है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है इतना, है ना, और ये डिस्टेंस क्या है x, ऐसे। तो जब वो यहाँ पे गिरेगा ऐसे गिरा, मान लिया यहाँ से, और उसके हाथ में बैग भी था, और इस बैग का जो मास है वो कैपिटल M है। इसका मास, इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में एक सूटकेस और है ना, इसका तो मास M है और इसका मास M है। तो जब ये यहाँ पे आ जाता है तो ये तो हवा में है, तो ये तो सीधे यहाँ पे गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी इसे, है ना। इसे थोड़ा सा हम यहीं पे बना लेते हैं, बोर्ड पे देखो इधर। तो ये क्या करेगा, जब ये हाइट h से है यहाँ पे इतने ऊंचे, और ये तो कैपिटल H है, तो इस बैग को क्या करेगा, m बैग को ये इधर दे देगा, इस इधर वेलोसिटी दे देगा मान लिया कुछ, तो ये इधर जाकर के गिरेगा। तो ऐसे गिरना इसे, तो इसकी कैपिटल M की वेलोसिटी जो आएगी, ये तो स्मॉल m हो गया, कैपिटल M की वेलोसिटी v' मान लेंगे। तो ये जस्ट अवॉइड करे, यानी कि ये जस्ट यहाँ पे आकर के गिर जाए। बात समझ में आई? तो अब बोर्ड पे देखो, इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पे ये m था, इसकी वेलोसिटी v है, हमें निकालना क्या है, imparted to the बैग को दी इसने, और ये कैपिटल M, ये तो कैपिटल M है, और इसकी वेलोसिटी मान ली हमने ये v' है, और ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये जब हाइट h है, ये कितनी हाइट h, समझे ना, तो ये हाइट h है और ये डिस्टेंस कितनी है x। तो यहां से लेके यहां तक आने में टाइम बता सकते हो कितना लगेगा? हाँ, यहां से लेके आने में जो टाइम लगेगा वो 2h/g लगेगा। बिल्कुल सही बात, क्लियर है क्या बात? अच्छा, तो ये डिस्टेंस x है, यहाँ पे तो हार्ड सरफेस है और यहाँ पे पानी है, तो ये x ये तो हो गया इन y डायरेक्शन से निकलता है टाइम, इन x डायरेक्शन में s बराबर ut लगा देंगे, और u s क्या है x, और u क्या है हॉरिजॉन्टल स्पीड, और टाइम तो है, टाइम कितना है √2h/g। तो इससे v' की वैल्यू आ जाएगी xg/2h आ जाएगा। सही है। अब इस पॉइंट पर हम लगा देंगे इन x डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। सही है बात? क्या लगा देंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो m इंटू v इज इक्वल टू m कैपिटल M इंटू v' हो जाएगा। तो v निकालना था हमें इंटू v', तो कैपिटल M अपॉन m, और v' की वैल्यू हो जाएगी x √g/2h। ये 2h लिखा हुआ है ना, 2h हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू x m अपॉन कैपिटल M √g/2h आंसर आ जाएगा। सही है। तो मेरा भी यही आ रहा है, तो पीछे कुछ और दिया होगा। एक मिनट रुको, 19 का देख लेते हैं। मेरा भी यही से नोट से रह रहा है। The man just lands in the water
मत रखो। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ इन द डायरेक्शन, लेकिन कैपिटल एच का तो हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं आ रहा। At a height h from the ground, he knows that the ground below him is minimum horizontal velocity imparted to the bag so that the man lands in the water. आंसर तो यही आना चाहिए इसका, कैपिटल एम, क्योंकि एक मिनट में थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो रही कुछ। जब हम नीचे आ रहे हैं, हाँ इसके टाइम में अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट ध्यान से देखो, इस टाइम में मिस्टेक है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में u जीरो नहीं है यहाँ पे। ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो थोड़ा ना, ये टाइम ही गलत निकाल दिया हमने, है ना? दिस टाइम इज रॉन्ग, तो टाइम निकाल दिया हमने गलत। तो हमें ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो एक बार, कि यहां से लेके यहां तक का टाइम जो होगा वो t मान लेते हैं, √2h/g होगा, सही है। और यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होगा उसे मैं t डैश मान लेता हूं, है ना? तो जो t डैश होगा वो √2h-g/h-h/g होगा। क्लियर है क्या बात? तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होगा t, वो होगा कितना होगा? कैपिटल T माइनस टी डैश, यानी कि ये हो जाएगा √2h/g माइनस √h-h/g। क्लियर है क्या बात? तो बाकी तो हो जाएगा फिर, है ना? उसके बाद तो सेम ही है। हाँ, उसके बाद तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे टी डैश लिखेंगे अपन, और टी डैश की जगह लिख करके सॉल्व हो जाएगा, है ना? तो ये तो गलत है ही सही इतना। ये वाला सेकंड पार्ट के द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड राउंड पे विद द पाथ। हाँ, तो वो तो ऐसे है, देखो सेंटर ऑफ मास तो यहीं का यहीं पे रहेगा, और बैक तो यहाँ पे आके गिरेगा, पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, कैपिटल एम। जैसे तो उस बैक के प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट कर। हाँ, ये सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे रहेगा, तो m into x1 is equal to कैपिटल M into x। तो x1 जो होगी वो m upon m into x हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये जो हमने टाइम निकाला था ये गलत निकाला, है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि u जीरो नहीं होगी, u यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका टाइम निकालोगे पहले, ठीक है? क्लियर है क्या बात? बाकी तो आप कर लोगे, सही है। इसके बाद नेक्स्ट 24, है ना? ड्यूरिंग ए हैवी रेन, hailstone average size 1 cm from average speed, every square meter does not calculate the average force। ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टाइप का कोर्स सवाल है ना? तो देखो बोर्ड पे कैसे है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे अपन क्या, कि हेलस्टोन आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं यहां से, ऐसे करके, यू करके, ऐसे, सही है ना? और ये क्या है, हेलस्टोन और एवरेज साइज इन डायमीटर। तो डायमीटर में दे रखा है, इसका जो मास m होगा वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई r³ इनटू डेंसिटी होगी, सही है क्या बात? यस सर। और जो एरिया है वो छत का एरिया, रूफ का एरिया दे रखा है,
10x10 मीटर दे रखा है, Yes. तो जो एरिया हो जाएगा वो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इसका डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर 2 माइनस 2, तो ये जाएगा 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब डेंसिटी, है ना। तो ये आ जाएगा पाई/6 d क्यूब इनटू डेंसिटी। दिस द मास ऑफ वन हॉल, है ना, 1 हेलस्टॉन्स। और स्पीड जो है वो यहां पे आके टकराता है, तो जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है और टकराने के बाद रुक जाता है ना। और डेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है 900 केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे दे रखी है, चलो मान लीजिए, है ना। ये यहाँ तो हमें निकालना है कि एवरेज फोर्स क्या होगा। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लिया आप इस पे ऐसे ऐसे करके हॉल स्टोन को, यानी जो ये ओले हैं ये पड़ रहे हैं, और पड़ने के बाद गिरने के बाद तुरंत इनकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्लियर है क्या बात? हाँ, तो जो फोर्स होता है, फोर्स को आप रेट चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे, सही है। तो जो मोमेंट, हाँ, तो इसमें कह रहा है 200, हाँ, तो जो dn/dt है इसमें नंबर ऑफ हेलस्टोन पर यूनिट सेकेंड 2000 एवरी स्क्वायर, यहां पे देखो dn/dt और पर यूनिट एरिया दे रखा है कितना, 2000 स्टोन्स पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो जो dn/dt है उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से, तो एरिया कितना है 100, तो आ जाएगा स्टोन्स जो टकरा रहे हैं पर यूनिट सेकेंड, तो 2 × 10⁵ स्टोन पर सेकेंड, इससे लग करके उनकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम क्या होगा, ये होगा n × mv। बात समझ में आ रही है नहीं? तो m तो ये है और v तो दे रखी होगी v, है ना, v 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो mv तो कॉमन आ जाएगा और ये dn/dt से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि नंबर ऑफ हॉल स्टोन पर यूनिट सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। m कितना दे रखा है इसका, m निकालना पड़ेगा 6, और डेंसिटी ये है डायमीटर 10⁻⁻2 का होल क्यूब, और डेंसिटी है 900, है ना। तो पाई/6 10⁻⁻6 900 3/2 पाई इंटू 10⁻⁴ kg, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 पाई इंटू 10⁻⁴, स्पीड आ जाएगी 20 और ये आएगा 2 × 10⁵, तो इससे कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 पाई, 2 कट गया, 3 दूनी 6 पाई और 6 × 2, देखना बेटा 6 पाई इंटू 10⁻² न्यूटन आ रहा है आंसर। 1900 न्यूटन। हाँ, 3.14, तो 6 × 24, 8 और 6 × 18, ये आ गया 19.84 इंटू 10⁻², लगभग 1984 न्यूटन आंसर है, लगभग इतना ही आएगा। अरे 18.84 नहीं आएगा? कितना? बिल्कुल सही बात है, तो 18.84 को इसने लिख लिया और अप्रोक्सीमेट 1900 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 13 एससीवी का सेंटर ऑफ मास का, है ना, कि जैसे बोर्ड पे देखो ये हमारी कार थी, है ना, और इसमें यहां पे मान लिया छेद हो रहा है छोटा सा, और ये कार है, और यहां पे लटका हुआ स्मॉल एम,
तो बोर्ड पे देखो, ये जो होगा इसका सेंटर ऑफ मास कार का क्या होगा, कैपिटल एम होगा। Yes. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो एल दे रखी है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, हाँ. है ना। Yes. अब जब ये रस्सी कटेगी तो ये बताओ सबसे पहले इस पर नेट फोर्स एक्सटर्नली कितना होगा इन एक्स डायरेक्शन में, ऐसे इन एक्स डायरेक्शन एफ नेट जो होगा वो 0 होगा। तो यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो यहां पे कहीं पे होगा। तो ये डिस्टेंस निकाल लो सेंटर ऑफ मास की, ये वाली निकाल सकता हूं नहीं, Yes. और ये तो हो जाएगी x2। तो यहां पे तो रखा था स्मॉल m, यहां पे रखा था कैपिटल M, बोलो, हाँ. है ना। तो x1 का वैल्यू बता सकते हो आप कितनी आएगी, Small m into L. m अपॉन कैपिटल M स्मॉल m इंटू m, सही है बात। हाँ. अब जब इस रस्सी को हम काट देंगे यहां से तो बॉल गिरेगी, गिर के ये ऐसे टिप टप्पे खाएगी, ऐसे ऐसे गिर के ये इसके अंदर आएगी। तो ध्यान से देखो, हाँ. तो ये क्या होगा, ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगी कार, सही है ना, ऐसे करके। और उस स्थिति में ये जो मास m तो था ये इधर शिफ्ट हो जाएगा कैपिटल M, और स्मॉल m इसके पास में ही आ जाएगा, यहाँ पे गिर जाएंगे ऐसे करके, Okay. Okay. सही है ना बात। तो Yes. ये स्मॉल m तो छोटी तो इधर जाएगी और कैपिटल M इधर आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां पे था वो वहीं पे रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास, इसका आंसर कर दो. हाँ नहीं हो तो गया, बस आंसर यही तो है। तो कार इधर आ जाएगी, मुझे वो वाला L का समझ नहीं आ रहा था. L एक कार हाँ. से डिस्टेंस है या बॉल से. हाँ तो ठीक है। Yes. Nice. बस, और ये 27 28 अभी नहीं करे हैं, 27 में, 27 तक हो गया. हाँ, तो 27 में अपन ने क्या किया था, मेरी किताब में थोड़ा सा गलत लैंग्वेज लिखी हुई थी पुरानी बुक में, है ना, तो उसके हिसाब से तो आंसर यही था। तो 27 28 को पढ़ाने के लिए मोर दी क्वेश्चन करा दूंगा, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है बात। ठीक है. ये है, लेकिन जो हमने किया था ना 27 के लिए बिल्कुल सही था, वो उसमें कोई गलती नहीं थी, बस क्योंकि इसकी लैंग्वेज मेरी पुरानी बुक थी तो इसकी लैंग्वेज में एक टर्म नहीं लिखी थी कि विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसे करके लिखा था। तो जैसे अपन सॉल्व करते हैं मैथ्स लगा के वैसे ही सॉल्व किया था, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा, इसलिए जो नई वाली बुक है उसमें उसकी लैंग्वेज चेंज कर रखी है। हाँ, जिससे कि भाई गलत आए होंगे आंसर, जैसे हमारा गलत आ गया, तो इसलिए लैंग्वेज चेंज कर दी। आपकी वाली बुक की लैंग्वेज अलग है, मेरी वाली बुक की लैंग्वेज अलग है। तो मेरी भी पुरानी है, मेरी भी पुरानी बुक ही है, तो मेरी और पुरानी होगी ना, लेकिन आपकी किताब में कुछ और लिखा हुआ है, मैंने दिखाया था ना, स्नैपशॉट भेजा था। लैंग्वेज अलग अलग है दोनों में, थोड़ा ब्रैकेट में करके लिख रखा है, आपके जो बुक है ना उसमें ब्रैकेट में करके लिख रखा है। ब्रैकेट में करके क्या लिख रखा था देखूं मैं, ये लिखा था, मैंने स्नैपशॉट भी भेजा था फिर आपको, उसमें ये लिखा इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग। तो ये मेरी बुक में नहीं लिखा, मेरे में कुछ मजल वेलोसिटी लिखी है मेरी किताब में वो, हाँ, तो उसके हिसाब से तो अपना आंसर बिल्कुल सही था, है ना। तो ये चलो अच्छा, तो मैं कुछ और नए क्वेश्चन करा देता हूं, जैसे अभी वो न्यूट्रॉन वाला क्वेश्चन था, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हमें केवल और केवल एक वन डायमेंशन में नहीं करना है, केवल एक्स डायरेक्शन में नहीं करना है, बल्कि टू डायमेंशन में भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना पड़ सकता है, सही है।
जैसे बोर्ड पे देखो कि जो एक्सप्लोजन हुआ बॉम्ब का, वो हमने माना कि एक तो M1 इधर चला गया और एक बचा हुआ M2 इधर चला गया, तो सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा और ये ऐसे जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये तीन पार्ट में भी ये फूट जाता है ना, एक्सप्लोड हो जाता है। तो उसका क्वेश्चन है, देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, इंग्लिश में लिखा दूंगा। ये आपका 10 kg का बॉम्ब है ना, और इट एक्सप्लोड, ऐसे लिखेंगे 10 kg बॉम्ब इज एक्सप्लोड in three parts as shown in figure, clear है क्या हमारा? 2 kg and 3 kg parts moves perpendicular, find the velocity of 5 kg part. Also find total energy released, है ना भाई? ये आपका 10 kg का पार्ट, चित्र भी बना लेना। और ये एक्सप्लोड हुआ है, तो एक तो ये 2 kg का पार्ट है ऐसे, और एक ये आपका 3 kg का पार्ट है, और एक ये आपका 5 kg का पार्ट है, और ये था आपका कैपिटल M 10 kg। तो ये आपका जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, ये आपका जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको इसकी 5 kg वाले की वेलोसिटी या स्पीड निकालनी, ये है क्वेश्चन। सही है ना? तो कैसे करेंगे, देखो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, है ना? अब यहीं से लिख देता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। तो इनिशियली तो ये कंडीशन थी इनिशियली, और फाइनली ये कंडीशन आई बात समझ में? तो इनिशियली अगर जो मैं इसे x एक्सिस y एक्सिस मानूं, तो इसका x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों में मोमेंटम क्या है? 0 है, yes. है ना? लेकिन अगर जो आप इसे देखोगे तो इन अलग अलग पार्ट्स की वेलोसिटी एक्स वाई में आ गई, लेकिन नेट सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा जहां पे था, है ना? दूसरी, हाँ, तो ऐसे लगाएंगे। सॉल्यूशन देख लो इसका, इन एक्स डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, अप्लाई कर देंगे। इन वाई डायरेक्शन पी आई पी एफ भी देख रहे, तो नेट इनिशियल मोमेंटम तो 0 था। अब देखो अगर जो मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, तो इधर इसकी स्पीड कितनी होगी? ये थीटा मान लेता हूं, ये v cos थीटा हो जाएगी, और इधर मान लेता हूं v sin। तो x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, लेकिन फाइनल मोमेंटम तो इसकी वजह से होगा m into v और माइनस 5m into v cos थीटा। बात समझ में आती है नहीं? तो ये आ जाएगा 5v cos थीटा इज इक्वल टू 100 और v cos थीटा इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सही है क्या बात? इसी तरीके से इन y डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, लेकिन फाइनल मोमेंटम ये आएगा v sin थीटा, तो m into v sin थीटा, और ये नीचे की ओर है तो माइनस m into 100, तो 5v sin थीटा इज इक्वल टू 300 आएगा, और v sin थीटा इज इक्वल टू 530। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब मेरे को इनमें से v निकालना है, स्पीड, जो कि 5 kg की स्पीड है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, बताओ?
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। v स्क्वायर कॉमन लेके cos स्क्वायर थीटा प्लस किया जाएगा 400 और 6 36, तो आ जाएगा 4000 v स्क्वायर इक्वल टू किया जाएगा 100 रूट 40 20 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ जाएगी स्पीड। दूसरे पार्ट में क्या पूछा बेटा इससे, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो इसकी एनर्जी 0 थी, लेकिन नेट काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, सही है, प्लस हाफ एम और वी आ गया 20 रूट 10 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, 2500 यह आएगा आपका 15,000 प्लस ये कितना आएगा भाई 4,002, यह आ गया ना 10,000, है ना। तो यह जाएगा 27,500 जूल एनर्जी, यह आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। सही है, Yes. ऐसे करें। Yes, sir. सही है बात, वेरी गुड। चलो मैं साफ कर देता हूं इसे, है ना। तो ये 2 डायमेंशन में हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने लगा दिया। हाँ, तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, जिसमें इसमें कि हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है एक्स और वाई डायरेक्शन में, दोनों में, है ना। तो क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये मान लिया ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, क्लियर है क्या बात। तो हमारा यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है मान लिया, तो पर्सन ने क्या करा, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है मान लिया, इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, और इसके हाथ में एक बॉल भी है साथ में, है ना। तो इसने बॉल फेंकी, हॉरिजॉन्टली फेंकी, बल्कि इसने प्रोजेक्टाइल बनाते हुए फेंकी ऐसे करके। आई बात समझ में, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो ये ऐसे जाएगा, तो जब ये इसे ऊपर की ओर ऐसे करके फेंकेगा तो यहां तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, बात समझ में आई। तो ये बॉल तो ऐसे जाएगी, ऐसे करके ऐसे जाएगी, यू करके। इस प्लेटफॉर्म और पर्सन का क्या होगा, पीछे आ जाएगा। ये पीछे आ जाएगा। तो आपको ये बताना है कि जब ये बॉल यहां पे जाकर के हॉरिजॉन्टली टकराती है, भले टकराएगी, तो ये प्लेटफॉर्म कितना पीछे चला जाएगा, बात समझ में आई। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ए बॉय ऑफ मास 50 kg is standing over a platform
over a platform of mass 150 kg. प्लेटफॉर्म का मास दे रखा है 150 kg. Placed on smooth surface. Clear है क्या बात? He throws a stone of mass 2 kg. एक 2 kg का स्टोन ऐसे करके फेंकता है with velocity 50 meter per second at an angle 37 degree with respect to horizontal ground. बात समझ में आई? Find the displacement of the platform. Find the displacement of the platform when stone falls on the ground. ये क्वेश्चन है. तो ये जो वेलोसिटी दे रखी है, ये जो मास दे रखा है इसका, ये कितना भाई 50 kg बोलो, और प्लेटफॉर्म का मास कितना है 150 kg है ना, और ये जो एंगल दे रखा है ये 37 डिग्री. सही है. अब ये देखो, यदि आप इस सिस्टम को देखोगे, इस सिस्टम को, ये जो, और ये है 2 kg का स्टोन, ये 2 kg का स्टोन ऐसे जा, तो आप इस पूरे सिस्टम पे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो है mg, है ना, mg तो है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, स्टोन पे mg लगेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. बात समझ में आई? दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वेलोसिटी दे रखी है, he throws a stone of mass 2 kg with velocity 50 meter per second at an angle with respect to horizontal ground. मतलब एंगल भी दे दिया और ये जो वेलोसिटी दे रखी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है. समझे? तो मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी आती है, इस सिस्टम की वेलोसिटी v आ जाती है ना. तो ये तो ऐसे. अब ये देखो, ये जो स्टोन है ये ऐसे जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, बोलो, और ये ऐसे जाकर के, ये जो डिस्टेंस है ना, ये नेग्लिजिबल मान लेंगे हम. क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल. समझे ना? तो ऐसा नहीं है यहां पे आकर के यहां गिरेगा, ये डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दी, तो जब ये गिरेगा जमीन पे तो लगभग हम ये मान लेंगे कि यही है. तो ये बताओ आप, ये कितने टाइम के बाद गिरेगा? ये देखो, वेलोसिटी इसकी 37, ये जो ux है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू काट नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है बात? तो बोर्ड पे देखो ये, तो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, तो 2u/g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, 30 अपॉन टाइम, ये आ गया 6 सेकेंड. क्लियर है बात? अच्छा, अब ये देखो, यहां से देखेंगे इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन नेट मोमेंटम क्या होगा? 0. तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 था. बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लेते हैं ये कार प्लस पर्सन, और ये v वेलोसिटी से इधर मूव करा, और ये देखो, ये जब ऐसे जा रहा है, ये जब ये हवा में है, तो x डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ये तो 2 kg है, 2 kg, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी वो 40 मीटर पर सेकेंड रहेगी. यदि आप इसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इन डायरेक्शन ऑफ x
इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो ये तो 150 है और ये 50 केजी है और ये 150 केजी। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो, फाइनल मोमेंटम इसका पॉजिटिव, इसे x मान लेंगे ना, पॉजिटिव x में 2 इंटू m इंटू बी, m इंटू बी, और ये माइनस कितना आएगा 150 प्लस 50 इंटू बी, बोलो। तो ये कितना जाएगा 200 v इक्वल टू 80, तो v आ जाएगा 80 बटे 200, 4 दूनी 8, 5.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये कार जो है इधर मूव करने लगेगी कांस्टेंट वेलोसिटी, कितना 0.4 मीटर पर सेकेंड से। तो ये कितना एस आएगा इधर, तो एस बराबर यूटी लगा देंगे क्योंकि टाइम तो हमें ये पता लग गया। तो यू कितना है 0.4 और टी कितना है 6, तो 6 चौक 24। तो जब ये गिरेगा यहां पे तो ये इधर आकर के 2.4 मीटर लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगी। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया ये? बस ये ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटी दे रखी थी क्वेश्चन में बॉल की, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी थी। अगर जो ये वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में दे देता ना तो थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ता अपने को क्वेश्चन। इनिशियली तो कार भी रेस्ट पे ही थी ना। हाँ, कार भी रेस्ट में थी। मतलब हम कार के रेस्पेक्ट में फेंकेंगे तो ग्राउंड वाली बात ही जाएगी क्योंकि हम भी रेस्ट पे थे। दोबारा बोलो। अगर हम कार के रेस्पेक्ट में फेंकते स्टोन को, हाँ, तो कार भी तो रेस्ट पे ही है, तो ज्यादा फोर्स थोड़ी ना पड़ेगा ना। अगर जो आप कार के रेस्पेक्ट में फेंकते तो कैलकुलेशन अलग होती। देखो ध्यान से देखो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। वैसे ऐसे एग्जांपल शीट में नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। यदि मान लिया ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, सही है बात। और अब देखो कार के रेस्पेक्ट में ऐसे नहीं फेंक सकते, एक्चुअली क्या है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर और भी वो हो जाएगा। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि आप कार के रेस्पेक्ट में m1 को फेंकोगे ऐसे, है ना, जैसे ये बॉल है ना, बॉल इज फ्रॉम, मैं लिख देता हूं ऐसी रफ में, फ्रॉम विद स्पीड u विद रेस्पेक्ट टू कार, है ना, विद रेस्पेक्ट टू कार। तो पहले तो ये तो इसके हाथ में पहले सब रेस्ट पे है, तो क्या होगा, हम इस सिस्टम को ऐसे मानेंगे, ये तो m प्लस एम मान लेंगे यहां पे, ये रहा m, और ये m1 जो है, ये m1, इसकी स्पीड u नहीं होगी, इसकी स्पीड होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v1। बात समझ में आई? और इस सारे की स्पीड आ जाएगी v2। तो रिलेटिव टू द कार फेंका है, तो इसका मतलब v1 प्लस v2 जो लगाएंगे हम u लगाएंगे। समझो ध्यान से, अभी ओके नहीं, अभी मैं बताता हूं। अब इसमें जो दे रखी थी विद रिस्पेक्ट टू कार दे रखी थी, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना लैंग्वेज, ये m है, ये कैपिटल M है, और आपने इसे m1 को u, बॉल इज थ्रॉन हॉरिजॉन्टली, यहां भी हॉरिजॉन्टली फेंका है हमने अभी तो, है ना, हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आई? तो जब आप इसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे दी इसकी वेलोसिटी, ये m है, ये स्मॉल m है, तो ये जो m1 है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रही है ऐसे, और ये जाएगी फिर v डैश से, मान लिया, चलो इसे v1 मान लेते हैं।
तो अब की बार ये जो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केसेस में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लगाते हैं। तो इसके लिए m1v1 बराबर सॉरी m प्लस स्मॉल m इंटू v1 हो जाएगा और ये m1 इंटू u हो जाएगा। जबकि ध्यान से देखो इस केस में अगर जो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो m इंटू v2 इंटू m प्लस स्मॉल m इंटू v2 इज इक्वल टू m v लगाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं? यस दोनों अलग अलग है क्योंकि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसने बोल दिया, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंटम m1u1 हो गया और इसका m प्लस m इंटू v1 हो गया, तो ये कर दिया। लेकिन जब ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार देगा तो हम कार की और इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लेंगे। ये जो वेलोसिटी है ये मान ली मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मान ली मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और उसके बाद हम जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लगाते हैं। ये भी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लगाते हैं। याद रखना इस बात। यस ठीक है ना? ये है इस चीज का आप ध्यान रखना। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लगाते हैं। यदि आपको वेलोसिटी नहीं पता तो हम उसे मान लेते हैं, है ना? यस हाँ भाई अरे कहाँ गया? एक रुको। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लो पहले क्वेश्चन लिख लो तभी मैं बताऊंगा, है ना? क्या है? three particles A, B and C having masses 1 kg, 2 kg and 3 kg respectively are moving with velocities v1 is with velocities 2i cap 2i plus 2j cap and 2j cap meter per second respectively, है ना? If due to mutual interaction block particle A comes to rest and particle C starts moving with velocity 2i cap meter per second. Find velocity of particle B. Start moving velocity. Find the velocity of particle C. ये आपको क्वेश्चन बताना है।
यस। सही है बात? ये तो कर दोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे इसमें। देखो बहुत ध्यान से देखो, जैसे मान लिया ये तीन वेलोसिटी दे रखी है, तीन पार्टिकल है, होंगे कहीं पे पार्टिकल हमें नहीं पता, एक्स वाई जेड भी मानने की ऐसी कुछ है। मान लिया ए है, चलो ए की ए है और इसका मास कितना है भाई 1 kg, तो ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे। और बी, चलो बी होगा कहीं पे मान लेते हैं, इसका मास है आपका 2 kg और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ऐसे भी है और 2 मीटर पर सेकंड ऐसे भी है। मान लिया सी है और सी का मास है 3 kg और इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ऐसे। अब क्या होता है, इन तीनों के बीच केवल और केवल इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन है। म्यूचुअल इंटरेक्शन समझते हो ना? ये है, अगर जो आप इसे सिस्टम मानते हो तो इनके बीच कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अपने ही अट्रैक्शन के कारण, जैसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, अपने ही इंटरेक्शन के कारण इनकी वेलोसिटीज में चेंज हो रहा है। बोलो। और थोड़ी देर के बाद, ध्यान से देखो, थोड़ी देर के बाद ए जो है रेस्ट पे आ जाता है, तो ए की वेलोसिटी कितनी हो जाती है भाई 0, है ना? और जो बी है, पार्टिकल मूव करने लगता है, बी की वेलोसिटी दे रखी है आई कैप में, है ना? Yes. और हमें सी की वेलोसिटी निकालनी है। फिर सी की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी। बात समझ में आ रही है? तो क्या लगाएंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, देयरफॉर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। तो कैसे करेंगे? Pi is equal to P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम देखेंगे, एक तो m1 v1 ये है, तो देखो v1 जो लिखूंगा यानी कि 1 kg का, ये 2i वेक्टर, ये दे ही रखा है, ये तो दे रखा है ना? लिखना क्या है ये ना, तो m1 v1 u लिख देता हूं, है ना? u1 m2 u2 m3 u3 आफ्टर सम टाइम m1 v1 m2 v2 प्लस m3 v3। सही है बात? तो m1 था 1 kg, u1 था 2i कैप, ये है 2 kg, 2 kg और u2 था 2i प्लस 2j 3 kg and it is equal to 2j के is equal to 1 into, हाँ भाई से 2 kg वाले का वेलोसिटी 2i plus 4j है ना? नहीं, 2i plus 4j नहीं, 2i plus 2j। अच्छा ओके, मैंने 4 2 2 2 ये ओके। तो a तो आ जाता है रेस्ट पे, तो इसका 1 into 0 और b की वेलोसिटी है 2i और हमें c की वेलोसिटी निकालनी है, तो उसे क्या मान लिया मैंने? वेक्टर v मान लिया। क्लियर है बात? तो इधर देखो, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4i 4j 6j 4i प्लस 3b वेक्टर। ये तो इससे कट जाएगा, ये आएगा 2i प्लस 10j इक्वल टू 3b वेक्टर। तो जो v यानी कि c की वेलोसिटी जो होगी वो 2i प्लस 10j अपॉन 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर जो आप स्पीड निकालना चाहते हो तो 2/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का स्क्वायर से निकाल देना।
सही है क्या बात? ये अच्छा, तो अब मैं इसे साफ कर देता हूं। तो ये भी आसानी सवाल था, ऐसा कुछ खास नहीं था, है ना? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है, चलो। तो देखो, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, मैंने ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर दिया था। रफ में मेरे को आप बस आंसर बताओगे तेजी से। बोर्ड पे देखो, ये ट्रॉली है, ये 220 केजी है, और ये मास है, मतलब पर्सन है, ये 30 केजी का है, और ये रेस्ट पे है। आई बात समझ में? अच्छा, तो होता क्या है कि ये पर्सन इस पे से हॉरिजॉन्टली मूव करता है ऐसे, तो ये किधर चलेगा? ये इधर चलेगा, है ना? तो क्वेश्चन ये रफ में ये, क्योंकि मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन अपने को आगे बढ़ना है, इसलिए आपका रिवीजन कराना जरूरी है ना? तो इफ पर्सन जंप्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड with respect to car, मतलब with respect to car, find velocity of car। ये क्वेश्चन है, करके दिखाओ। वेलोसिटी किससे पर्सन जंप करता है? कैसे कैसे? सर वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 300 डिवाइडेड बाय 220 होगा। नहीं, मैंने आंसर नहीं निकाला अभी, तुमने निकाल लिया? कितना आया? 300 डिवाइडेड बाय 220। हाँ, अब बताओ। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूं, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। यस। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में मानेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना? तो विद रिस्पेक्ट टू कार 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, तो v1 प्लस v2 इक्वल टू 10 दे रखा है, और एक m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लगा देंगे। सही है? तो 30 इंटू v1 इक्वल टू 220 इंटू v2। बात समझ में आ रही है नहीं? तो 3v1 इक्वल टू 22v2। दूसरी बात, अपने को क्या निकालना है? v2 निकालना है ना, कार की वेलोसिटी। तो v1 की जगह हम रख देंगे, क्या है भाई v1 इससे 22/3v2, तो 20 प्लस v2 इक्वल टू 10, तो ये कितना जाएगा? 25 v2 बराबर 30, और जो v2 आएगा 30/25, 6/5, 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये कार की वेलोसिटी आ जाएगी। सही है बात? तो इसी टाइप से आ रहा होगा आंसर, लेकिन अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं अपन। सही है ना? तो अरे मैंने इसे साफ कर दिया तो कर दिया। अब क्वेश्चन जो है डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। कैसे? कि जो पहले है, अब की बार एक ट्रॉली है, और ये 220 केजी की ट्रॉली है, और ये पर्सन है, और ये है 30 केजी। बात समझ में आई नहीं? और ये ट्रॉली चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है के बाद? तो आपको है ना, ये है इफ बॉय ऑफ 30 kg jumps from trolley first in the direction of motion of the trolley
दूसरा पार्ट है इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन of the motion of the trolley with velocity 10 meter per second with respect to, है ना, with respect to car. Find the speed with respect to trolley, है ना, find the speed of ट्रॉली आफ्टर जंप। ये क्वेश्चन है, तो बता सकते हो किस प्रकार से करेंगे? कर देंगे। अब की बार इसमें जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का वो जीरो नहीं है, समझे ना? तो इनिशियल कंडीशन तो यही है ना भाई, इनिशियल। अब हम क्या मान लेते हैं कि आफ्टर जंप पहला लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रॉली। अगर जो जंप करता है तो ट्रॉली की मास तो है इतना, इसकी स्पीड कितनी मान लू मैं v1, और ये जो पर्सन जंप करता है 30 kg का, इसकी स्पीड मान लू मैं v2। बात समझ में आई नहीं? जैसे ऐसे आ रहा था ट्रॉली और ये कूदा, तो मेरे को ये बताओ आप थोड़ा सा आइडिया देके कि जो ये ट्रॉली की वेलोसिटी है ये कम होगी बढ़ेगी? कम होगी, बिल्कुल सही बात है। तो कूदने से पहले ये जो पर्सन है ये कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा था? 20 मीटर पर सेकंड। अब कूदने के बाद ये जो मैं वेलोसिटी लिखता हूं, ये मेरा अपना मेथड है करने का, ये मैं हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखता हूं, और आपको भी लिखना है ऐसे ही, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आपको लिखना है। सही है बात? तो ये तो इनिशियल कंडीशन थी, ये हो गई फाइनल कंडीशन। बोलो, है ना भाई? अब मेरे को ये सोच के बताओ कि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये क्या है? velocity of person with respect to trolley. तो v1 और v2 में कौन ज्यादा होगा, v1 या v2? v1 v2। वहां पे देखो, जब आप ट्रॉली पे से ट्रॉली के रेस्पेक्ट में कूदोगे तो ट्रॉली से आगे जाओगे पीछे जाओगे? यस। अरे ट्रॉली तो पीछे रह ही जानी है, हाँ। तो v2 ज्यादा होगा v1? v2 ज्यादा होगा। अब ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकंड? बताओ। वेरी गुड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप ये सोचो ना, रिलेटिव मोशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाती है, कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि v2 ज्यादा है तो इसलिए v2 माइनस v1 आएगा। नहीं आई बात? आप यहां बैठ के देख लो, आप ट्रॉली के ड्राइवर बन जाओ, तो इसके रेस्पेक्ट में ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, समझे ना? तो ये खुद v1 से जा रहा है, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10 होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा पॉइंट, एक तो इक्वेशन मैंने ये बना दी, दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना? इन एक्स डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बता सकते हो इनिशियल और फाइनल, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अरे इनिशियल कितना था? 20 plus 30 into 20। फाइनल मोमेंटम, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगा रहा हूं, तो इसलिए जो मेरे को वेलोसिटी चाहिए होती है
वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए होती है, इसलिए अपन ने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पहले ही लिख लेते हैं और रिलेटिव की इक्वेशन अलग से बना लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइनल मोमेंटम तो आप बता सकते हो 220 v1 30 v2, लेकिन हमें निकालनी क्या है? स्पीड ऑफ ट्रॉली हमें निकालना v1, तो v2 की वैल्यू 10 प्लस v1 रख देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। तो 250 इंटू 20 220 v1 प्लस 30 प्लस v1 220 v1 300 प्लस 30 v1, तो ये कितना आएगा भाई? 5000 माइनस 300 बराबर 250 v1, तो 250 v1 बराबर कितना आएगा? 4700, है ना? तो v1 आएगा 400 250, 5 पंजे 25, 5 नीम 45, 5 चौक 20, v1 आएगा 94/5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में ये जो पर्सन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रॉली कूदता है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो देखो, है ना, अपना जो तरीका है बहुत ही कंपैरेटिवली आसान है ना? सिर्फ एक बार रिलेटिव मोशन को भी इसमें इंक्लूड करना होता है। तो इनिशियल कंडीशन तो यही है, सही। तो फाइनल कंडीशन में जब ये इधर कूदेगा, ये मान लिया इधर कूद रहा है, ऐसे कूद रहा है, तो इसकी वेलोसिटी v1 मान लो, और ये 30 kg है, तो ये इधर ही मूव करेगा v2। बोलो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। ये v1 और v2 जो है ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सुनो, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कूदता है 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कूदता है। तो ट्रॉली का मतलब यानी कि आप ड्राइवर हो यहां पे और आप इसे देख रहे हो, तो ये तो v1 से जा रहा है और आप जा रहे हैं v2 से, और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 10 दे रखी है। तो बताओ क्या रिलेशन आएगा v1 v2 और 10 में? वेरी गुड, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 10 आएगा। इक्वेशन तो एक ही बन गई। दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी? इन x डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम x डायरेक्शन में लगा देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में कितना था? दिस प्लस दिस इंटू 220 प्लस 30 इंटू 20। अब फाइनल में देखो, ये फाइनल, इसे x मान ले, तो कितना आएगा इसका मोमेंटम आएगा एक तो 220 इंटू v2, और ये है माइनस में माइनस 30 इंटू v1। बात समझ में आ रही है साइना? ये आ जाएगा 250 इंटू 20 इज इक्वल टू 220। हमें तो v2 निकालना है, तो v1 की वैल्यू यहां से 10 माइनस v2 आएगी, 10 माइनस v2 आएगी। अब इसे अपन सॉल्व कर लेंगे, v2 माइनस 300 प्लस 30 v2, है ना भाई? तो आ जाएगा 250 v2 माइनस 300 उधर जाएगा, ये 5000 है, 250 v2 इज इक्वल टू 5300, है ना? और v2 जो आएगा 5300 अपॉन 250, तो 5 एकम 5 और ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बात? अच्छा, साफ कर दूं? अब देखो, अब इस क्वेश्चन में तो क्या दे रखा था? इस क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी थी कार की पहले से पहले, है ना? और इससे पहले क्वेश्चन में तो कार की भी वेलोसिटी नहीं दे रखी थी,
अब की बार हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। क्वेश्चन में क्या कर देंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक बोट है, चलो बोट माने या प्लेटफॉर्म माने ऐसे करके, है ना, और बोट का मास है कैपिटल एम, और यहां पे दो पर्सन खड़े हैं, एक तो ए और एक इसके पीछे खड़ा है बी। दोनों का मास क्या है, एम है, और ये पानी में ऐसे रेस्ट पे है बोट, है ना भाई, पानी में रेस्ट पर है बोट। बात समझ में आ रही है? तो पहले क्या होता है, पहले पर्सन ए जंप करता है u वेलोसिटी से, तो जब ये u वेलोसिटी से जंप करेगा तो ये m और स्मॉल m बचेगा बोट में, तो ये इधर की ओर चलने लगेगा, चलने लगेगा ना, चलने लगेगा, सही बात है। अब क्या करता है, फिर m भी इधर ही जंप करता है, तो फिर कार m इधर चलने लगेगी, तो आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है बोट की। बात समझ में आ गई? इफ, तो क्वेश्चन लिख लिया करो पूरा, है ना, इफ पर्सन ए जंप्स राइट with velocity u, jumps right with velocity u with respect to relative to boat, है ना, and then person B also jumps right with velocity u relative to boat, find the final velocity of the boat। बताओ इसका आंसर। तो पहले देखो, जब फर्स्ट पर्सन जंप करता है तो फर्स्ट पर्सन की वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v1, और ये जो है ये m और स्मॉल m, ये जो सिस्टम है ये इधर चलेगा v2 से, मान लो। तो क्या लगाएंगे बताओ, एक तो लगाएंगे हम v1 प्लस v2, ये बात समझ में आती है कि u के बराबर, और दूसरा क्या लगाएंगे बताओ, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यानी कि mv1 इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m v2। बात समझ में आ रही है नहीं? तो आप इस कार की और बोट की स्पीड यानी v2 है, तो v1 को मैं v2 माइनस u माइनस v2 लिख लेता हूं, और v1 की बात यहां रख देता हूं, तो u माइनस v2 आ जाएगा, और ये m प्लस m इंटू v2 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो इससे हमारे पास m प्लस m v2 प्लस m इंटू v2 इज इक्वल टू m इंटू u आ जाएगा। तो जो v2 आएगा वो mu अपॉन m प्लस 2m के इक्वल आ जाएगा। सही है? अब देखो, अब हमारे पास ये जो बोट है ये जा रही है इधर, और इसके ऊपर पर्सन भी खड़ा है m मास का, और ये जो बोट और पर्सन मास है ये इधर जा रहा है v2 स्पीड से। कितनी स्पीड है? mu अपॉन m प्लस 2m से जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अच्छा अच्छा अच्छा। अब एक बात और है, राइट में अब ये ऐसे जा रहा था पर्सन, अब ये पर्सन भी इसके रेस्पेक्ट में राइट की साइड में u से जाने लगता है। तो ये जो बोट की स्पीड होगी, मैं नीचे बनाता हूं, है ना, ये गंदा हो जाएगा, तो जो बोट होगी, बोट ऐसे करके, ये जो बोट होगी इसकी स्पीड क्या v2 रहेगी? v2 डैश हो जाएगी, और v2 डैश v2 से कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। और इसकी जो हम स्पीड मान लेते हैं m की, वो मैं v डैश मान लेता हूं। चलो बोलो, है ना, ये जो पर्सन b है, पर्सन ए तो यहां कूद गया,
पर्सन भी बाद में होगा, लेकिन अब ये मास m है, ध्यान से देखो मास m, और ये v डैश है, तो ये बोट के रेस्पेक्ट में u से कूदा है, तो इसका मतलब v डैश और v2 डैश, जो v2 डैश हमें निकालना है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v डैश और v2 डैश जो होंगे वो u होंगे। एक तो इक्वेशन ये बनेगी, और दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बनेगी, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये तो है, देखो इसमें तो लग गया ही, ये यहां तक का तो खेल खत्म हो गया, लेकिन अब इस वाले सिस्टम का m और स्मॉल m का जो मोमेंटम है वो जीरो नहीं था, वो ये तो आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम और ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो जो इनिशियल मोमेंटम है इसे यदि मैं x मान लूं तो इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव आएगा, बोलो तो नेगेटिव कितना आएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v2 डैश आएगा, बात v2 आएगा, बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। और फाइनल मोमेंटम तो इसका देखो, तो pi इक्वल टू, इधर लगा देता हूं, रुक जाओ एक मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं। pi इक्वल टू pf, तो इनिशियल मोमेंटम था इसका इधर, और कितना था माइनस m प्लस m इंटू v2, और v2 की वैल्यू थी mu अपॉन m प्लस 2m, बात समझ में आ रही है नहीं? यस। इस फाइनल मोमेंटम इसका लिखेंगे, क्योंकि m v डैश इधर जा रहा है और ये है माइनस m v2 डैश, बात समझ में आई? और v2 डैश ये तो फाइनल वेलोसिटी है बोट की जो कि आपको निकालनी है ना, लेकिन यह v डैश फंस रहा है, तो v डैश को हम u माइनस v2 डैश लिख लेंगे इस जगह, तो ये आ जाएगा m u माइनस v2 डैश v2 डैश, सही है बात? ये आ जाएगा mu और माइनस कॉमन लेके m प्लस स्मॉल m, ये कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना? चलो मैं पूरा लिख देता हूं, कभी आप m v2 डैश माइनस m v2 डैश, ये इधर की साइड आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, मैं और कैलकुलेशन कर देता हूं, m प्लस कैपिटल M v2 डैश इज इक्वल टू mu, ये दोनों तो उधर चले गए, ये mu यहां आ गया, और ये सारी क्वांटिटी इधर आ जाएगी, प्लस m प्लस स्मॉल m mu अपॉन m प्लस 2m। तो अब कैलकुलेशन करनी है ना? समझ में आ रहा है साइना? यस। हाँ, ये काफी टफ सवाल की श्रेणी में आ जाता है, तो ये आ जाएगा m प्लस कैपिटल M v2 डैश, है ना, इसे सॉल्व करेंगे, इसका तो mu प्लस m प्लस कैपिटल M mu अपॉन m प्लस 2m, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, u कॉमन ले लेते हैं अपन, m प्लस 2m आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल M 2m स्क्वायर m स्क्वायर प्लस mm, तो ये आ जाएगा आपका 3m स्क्वायर, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, 2m स्मॉल m m प्लस 2m इंटू u इसका टू m प्लस कैपिटल M इंटू v2 डैश, तो v2 डैश इसमें से m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लेके 3m प्लस 2 कैपिटल M इंटू u अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और नीचे बचेगा, शीट में दिया हुआ क्वेश्चन है ये, या तो ऐसा होगा या इसके जैसा होगा, है ना? यस। कॉपी कर लो, वेरी गुड। समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो मैं इसे साफ कर देता हूं अब। तो इस वाले क्वेश्चन में जो स्पीड आई वो कूदने की वजह से आ गई, है ना? छह क्वेश्चन और है,
छोटा सा क्वेश्चन है, देखो अब की बार तो ये जो क्वेश्चंस थे इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टली कोई पर्सन इधर जंप कर जाता है, कोई पर्सन इधर जंप कर जाता है ना, कार चल रही है। अब की बार एक क्वेश्चन और है, हेलो हाँ बताओ, लेक्चर दे रहे हैं सब, अच्छा अच्छा ठीक है। देखो ये 250 केजी की ट्रॉली है ऐसे, और यहां पे एक होल है, और यहां पे मान लिया हमारे पास ये 50 केजी का एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लिया क्या रखा हुआ है 50 केजी का, और ये ट्रॉली चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है ऐसे, सही है? हाँ, तो इसके अंदर से नीचे गिर जाता है, नीचे, सही है ना? तो आपको क्या निकालना है, इफ ब्लॉक ऑफ 50 kg moves first, moves downward, moves नहीं fall downwards लिखो, falls downward first with respect to car, second with respect to ground, है ना, ऐसे नीचे गिर जाता है दो केस में। फाइंड स्पीड ऑफ द कार, हमें स्पीड ऑफ द कार निकालनी है। Yes. सही बात, तो Yes. ऐसे, हाँ भाई, तो देखो फर्स्ट, वीडियो बंद हो गई। ओके ओके, अभी रुकिए, ठीक है भाई, तो बोर्ड पे देखो ये बात, तो कैसे करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू कार यदि ये गिर जाता है, तो देखो ये तो इनिशियल कंडीशन है, सही है ना? Yes. अरे यहां पे देखो, जब ये ब्लॉक गिर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कार, ऐसे गिर गया, तो ये बता सकते हो कि ये जो ब्लॉक गिरा तो इसकी स्पीड 50 ही रहेगी या चेंज हो जाएगी, पता नहीं, चेंज भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है। तो मेरे को ये बताओ, अगर जो ये विद रिस्पेक्ट टू कार 50 kg का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार गिरता है, यहाँ छेद है ना, यहाँ पे यू छेद है, Yes. तो गिरता है, तो इस 50 kg वाले की स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी होगी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताना कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 50 मीटर पर सेकंड होगी, बिल्कुल सही बात है। कार के रिस्पेक्ट में गिर गया, तो यानी हम कार में बैठे हैं, है ना, और विद रिस्पेक्ट टू कार गिर गया नीचे, तो 50 मीटर पर
सेकेंड ही चलेगा, है ना, 50 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा। तो बोर्ड पे देखो क्या लिखा है इसमें, विद रिस्पेक्ट टू कार डाउनवर्ड, और ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो इसकी वी डैश कितनी होगी बता सकते हो फिर? हाँ, वी डैश क्या हो, अरे वी डैश मतलब कार की वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग, तो क्या लगा देंगे, ये तो फाइनल कंडीशन है, पी आई इक्वल टू पी फाइनल, बोलो। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, ये था 250 प्लस 50 इंटू 50 इज इक्वल टू, अब ये कार बची, कार बची ना, कार नहीं 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 नहीं, कार नहीं बची। अब ये जो है पूरे सिस्टम पे कोई नेट फोर्स तो जीरो है, तो हम इस सिस्टम को एज्यूम करेंगे ऐसे करके, बोलो। तो अभी भी ये, क्योंकि कार के रेस्पेक्ट में फॉल डाउन हुआ है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड आएगी, तो ये 250 प्लस 50 इंटू वी डैश होगा, और वी डैश बराबर 50 मीटर पर सेकंड आएगी, तो यानी कि कार की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। समझे आप, समझ में आई बात? पर 250 प्लस 50 वी डैश क्यों होगा, 50 वाला तो 50 मीटर पर सेकंड से चलेगा ना। हाँ मतलब सॉरी वी डैश मान लो प्लस 50 इंटू 50 मान लो, तो आंसर तो 50 आएगा फिर, है ना, ये है। अच्छा दूसरा देखो, दूसरे केस में ये डाउनवर्ड गिरता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलो। तो अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे आ रहा है, ऐसे करके, है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी तो मैं वी डैश मान लेता हूं कार की, और इस 50 केजी वाले की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी होगी? 50। अरे 0, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नीचे आता है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये नीचे आता है, तो नीचे ही आ रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, नीचे। समझ में आई बात? बट सो राइट भी तो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, थोड़ा सा नहीं जाएगा, उसमें कंस्ट्रेंट लगा दी ना कि फॉल डाउन ग्राउंड। देखो जैसे मान लिया आप कार में चल रहे हो, ये कार चल रही है, यदि आप इसे छोड़ोगे ऐसे करके, तो आपके रेस्पेक्ट में तो नीचे जाएगा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो फिर कार की वेलोसिटी से जाएगा जस्ट आफ्टर दैट। लेकिन ये कह रहा है कि ये फॉल डाउन होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब आपने क्या करा होगा, आपने इसे पीछे 50 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा यूं करके, है ना, तो तब ये रेस्ट पे आया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी 0 है बेटा, बात ये है। छोटा सा पॉइंट दिया हुआ शीट में, तो उसके लिए अपन ने एक क्वेश्चन बना रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ना, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगा देंगे। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 250 प्लस 50 इंटू 50, फाइनल मोमेंटम 250 वी डैश और 50 इंटू 0, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो कितना जाएगा बताओ, 300 इंटू 50 250 वी डैश, तो 5 300 बटे 5, यह आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड।